सेंटेंस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये सेंटेंस। सेंटेंस को बिना समझे हम टेंस नहीं समझ सकते, और टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सेंटेंस को समझना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर हम इस पर बहुत मजबूत पकड़ बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारी इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत होगी, क्योंकि सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस सेकेंड टर्म के बेस पर हम पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट टर्म में हमने अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर लिया था पहली क्लास में, ये पार्ट 2 है। ओके, तो सेंटेंस इस बेसिक क्लास का क्या है, देखिए सेंटेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड को समझना पड़ेगा। दूसरा, सेंटेंस को समझने के लिए हमें दूसरा क्लॉज तो समझना ही होगा, क्लॉज क्या होती है। और सेंटेंस को जो हम समझेंगे तो सेंटेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, यानी कि सेंटेंस के टाइप या प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट का क्या रोल है, सब्जेक्ट का क्या रोल है, और प्रेडिकेट क्या होता है। सेंटेंस को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, और ये सारा का सारा हमें समझना है विद एग्जाम्पल के साथ। तो पहला हम क्या समझ रहे हैं अब यहाँ पर, पहला समझेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है, तो थोड़ी सी एक हल्की सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए वर्ड्स का मतलब होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं, वर्ड। ओके, अगर लेटर्स को, ध्यान रखना, यदि लेटर्स को मिलाकर लिख दें, लेटर्स को क्या करें, मिलाकर लिख दें, और अर्थ भी निकले, और क्या निकले, अर्थ भी निकले, तब क्या होगा, तब हम उसको शब्द कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हम लेटर्स को मिलाकर लिख दें, जैसे कि कोई भी लेटर ले लेते हैं, बी ओ बाई, 3 लेटर हैं, आपस में मिलाकर लिख दिया, और इसका अर्थ भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अर्थ, लड़का। तो ये क्या हो गया, एक शब्द हो गया, ये क्या हो गया। इसी तरीके से हम मैंगो लिख सकते हैं, मैंगो का मतलब क्या हो गया, आम, तो इसका भी कोई अर्थ निकल कर आया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वर्ड्स हो गए। क्या हो गए, ये वर्ड्स हो गए, दोनों के दोनों। और वर्ड्स क्या नहीं हो सकता है, अगर लेटर को हम लिख दें, जैसे कि अगर हम लेटर को लिख दें, जैसे कि ओ एन एम जी ए, देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो लेटर्स को पास पास लिखें, लेकिन कोई ना कोई अर्थ भी निकले, तभी क्या होगा, वो शब्द होगा। तो शब्द को हमने जान लिया, समझ लिया। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और समझ लेते हैं शब्द के बारे में। देखिए वर्ड में कम से कम एक वॉवेल का होना ज़रूरी है, कम से कम एक वॉवेल का होना ज़रूरी है, कम से कम एक वॉवेल। ओके, दूसरा, कम से कम एक कॉन्सोनेंट का होना भी ज़रूरी है, कम से कम एक कॉन्सोनेंट, कम से कम एक कॉन्सोनेंट का होना भी ज़रूरी है, तब क्या बनेगा, शब्द बनेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एक वॉवेल ले लें कोई ए, और एक कॉन्सोनेंट ले लेते हैं एन। क्या इसका कोई अर्थ निकल कर आ रहा है, इसका मतलब होता है एक, अर्थ निकल कर आया, इसका मतलब ये एक शब्द है। ओके, ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट ही हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट से ही मिल जाए आपको शब्द में, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि कोई ना कोई कॉन्सोनेंट वॉवेल की साउंड देता होगा, वॉवेल की आवाज़ देता होगा, इसलिए वो भी शब्द ही कहलाएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, शब्द ही कहलाएगा। अगले बढ़ते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि शब्द में कोई अगर वर्ड को अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आई ओ एन,
ऐसे भी हो सकते हैं। क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? देखिए इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है मैं, इसलिए शब्द है। ओ, इसलिए शब्द है। इसका मतलब एन, ओ का मतलब ही ओ होता है, एन का मतलब होता है एक, इसलिए ये भी एक शब्द है। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसको हम अपवाद भी कह सकते हैं। क्या है ये? अपवाद है कि एक ही लेटर से मिलकर शब्द को हमने बना लिया। ये क्या हो गया? हमारा अपवाद हो गया। ठीक है, अगले बढ़ते हैं हम। और अब ये शब्दों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने यहाँ पर ले ली। एक टर्म था सिंपल सा, उसको हमने कवर कर लिया। अब क्या देखते हैं? यहाँ देखेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होती है? सोचिए जरा, क्लॉज क्या होता है? क्या होती है क्लॉज? क्या होती है क्लॉज? को कम से कम 3 टाइप में पढ़ेंगे और ये होती क्या है इसको समझेंगे। देखिए क्लॉज जो होते हैं, टाइप तो 3 होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। एक होता है सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट। ओके, एक होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो 3 तरह की क्लॉज होती हैं, सब ऑर्डिनेट, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए क्लॉज को समझने के लिए क्या समझना होगा? सबसे पहले क्लॉज का हम ज़रूरत क्या पड़ती है? क्लॉज से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। क्लॉज क्या बताता है हमें? क्या बताती है क्लॉज? क्लॉज हमें ये बताती है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। सेंटेंस किस प्रकार का है, ये कौन बताएगा? ये क्लॉज बताता है। ठीक है, क्लॉज बताती है सेंटेंस किस प्रकार का है। और सेंटेंस के जब हम टाइप देखेंगे, इसके सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या मिक्स्ड सेंटेंस है, ये हमें किससे पता चलता है? ये क्लॉज से ही पता चलेगा। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? सबसे पहले ही समझेंगे प्रिंसिपल क्लॉज को। समझ लीजिए जब पढ़ रहे हैं तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज को समझना है। प्रिंसिपल क्लॉज, अगर कोई सेंटेंस लिखा हमने, जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल। ओके, द गर्ल इज वेरी ऑनेस्ट, द गर्ल इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज हम इसको बोल सकते हैं, दिस इज़ ए गर्ल, क्योंकि इस क्लॉज के बिना दूसरा क्लॉज का कोई मतलब ही नहीं है। क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज को हम किस तरीके से और समझ सकते हैं? देखिए, ये एक तरीके से कहें तो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या कहते हैं? मेन या इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका मतलब मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कंप्लीट अर्थ होता है, पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, पूरा अर्थ निकलता है। इस क्लॉज का मतलब हो गया कि पूरा अर्थ निकलता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। ओके, या आश्रित नहीं रहता, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। इंडिपेंडेंट का मतलब ही होता है, ये आपको समझ में आया होगा। मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, पूरा अर्थ निकलता है इस क्लॉज का और किसी पर डिपेंड नहीं रहता। एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे समझ में आएगा आपको कि क्या होता है ये। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज द फैन। ओके, दिस इज द फैन, ये पंखा है, ये पंखा है। बात कंप्लीट हो गई है, पूरा अर्थ निकल गया।
दूसरा क्लॉज हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड रहता ही नहीं है, इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा। ओके, इसलिए इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो दिस इज़ द फैन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। या दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, या समझिए, आई विल हेल्प हर। ओके, आई विल हेल्प हर। यहाँ आप कॉमा लगा सकते हैं, एज फॉर एज आई कैन डू। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई कैन डू। इसका क्या मतलब हुआ, मैं उसकी मदद करूँगा, एज फॉर एज आई कैन डू, जैसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगले चाहे हो या ना हो, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ है इसका, दूसरा क्लॉज पर को डिपेंड नहीं है, इसका क्या है, कंप्लीट अर्थ है। सेंटेंस को दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से देखिए, अगर कोई सेंटेंस है, कोई अगर सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज तो होगा, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सब ऑर्डिनेट क्लॉज की हम पहचान कैसे करेंगे, ये हमारे लिए समझने की बात है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान कैसे करेंगे, पहचान को समझिए। देखिए, कभी भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो उसमें क्या होगा, पहचान समझते हैं। अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ते हैं तो उसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ज़रूर होगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, कंजक्शन का मतलब होता है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है, कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज़रूर होगा, क्या होगा, ज़रूर होगा। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, इसको हम कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल से समझिए। अगर आ जाए व्हेन, वेयर, which, what, या how, या who, whom, whose, ओके, या कह सकते हैं if, ये सारे के सारे कौन से कंजक्शन हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जब किसी क्लॉज में आता है तो वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरीके से सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल, यहाँ कॉमा लगाएंगे। और यहाँ लिख सकते हैं हु रोट, ठीक है, हु रोट ए लेटर, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, वह लड़की है। हु रोट ए लेटर यानी कि जिसने एक पत्र लिखा। समझना यहाँ पर यह है कि ये जो लड़की है इसने एक पत्र लिखा। अगर पहला क्लॉज कौन सा है, ये क्लॉज अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो इस क्लॉज को बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड, देखो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक पूरा कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, इसलिए कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। सी इज़ द गर्ल, वह लड़की है, चाहे नेक्स्ट क्लॉज आए या नहीं आए, लेकिन इसका अपना अर्थ निकल रहा है। लेकिन जो दूसरा है हु रोट ए लेटर, हु रोट ए लेटर, इसको ही बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब ये हु जो है
इसको समझिए। हु यहाँ पर क्या है, एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसने सी इज़ द गर्ल को और रोट ए लेटर को जोड़ा है, ठीक है, कनेक्ट किया है। और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होने की वजह से ये पूरा क्लॉज क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस तरीके से अगर सी इज़ द गर्ल नहीं होता तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पर डिपेंड है, ये पूरी तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस क्लॉज में 2 क्लॉज होंगे और दोनों क्लॉज इक्वल वैल्यू के होंगे, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कनेक्ट होगा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन 2 क्लॉज को क्या करेगा, इक्वल वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, इक्वल वैल्यू। इसको यहाँ पर समझ लीजिए आप, देखिए 2 या 2 से अधिक क्लॉज होंगे, कुल मिलाकर सभी क्लॉज को इक्वल वैल्यू देगा, ठीक है। और किसके साथ कनेक्ट होता है, ये होता है कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पर थोड़ा सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ये क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कनेक्ट होगा और इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं इसको। तो जहाँ तक ये आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं, पहचान कर लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एग्जाम्पल से। जैसे कि एंड, ओके, एंड हो सकता है, नॉर हो सकता है, और हो सकता है, बट हो सकता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तरीके से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ लिया। कहेंगे कि सभी जो क्लॉज होते हैं वो इक्वल वैल्यू देगा। कोऑर्डिनेटिंग जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है सभी क्लॉज को इक्वल वैल्यू देगा, चाहे 2 क्लॉज हो सकते हैं, 2 से अधिक क्लॉज हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ कनेक्ट होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, एंड, नॉर और बट एटसेट्रा, ओके। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस कैसे हो सकता है, सिंपल सेंटेंस नॉर्मली कोई भी बात हम कहते हैं तो वो सिंपल ही होती है ना, सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसा हो सकता है, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और ये फाइनाइट वर्ब एक ही होगी, ओके, एक ही होगी। यानी कि इसमें एक ही, यानी कि वन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वन प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा इस सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट, इसको समझिए। देखिए ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गोज टू मार्केट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और गोज क्या हो गया, इसमें गोज को समझिए, गोज हो गया इसमें एक फाइनाइट वर्ब, क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। और देखिए इसमें क्लॉज भी एक ही है, ही गोज टू मार्केट, पूरा एक क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सिंपल सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, ये भी एक कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। आई प्ले फुटबॉल सिंपल एक प्रिंसिपल क्लॉज है, किसी अपने कंप्लीट अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है। दूसरा चाहे क्लॉज आए या नहीं आए, लेकिन इसका कंप्लीट अर्थ निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, दूसरा हम समझ सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसको समझिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दो या दो से अधिक क्या होंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज समझ ही चुके हैं, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। और ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज किसके साथ कनेक्ट होंगे, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट होंगे। किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अब हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट होगा या जुड़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, ही केम, ही केम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ही केम, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, ही रोट ए लेटर। ध्यान रखना यहाँ पर, देखिए ही केम ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ओके। इसके बाद ही रोट ए लेटर, इसको समझिए, ही रोट ए लेटर, ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज, ओके। ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसमें जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, कंजक्शन। समझ में आ गया। इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस को हम बनाते हैं, यानी कि टू प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, पीसी इनके प्रिंसिपल क्लॉज, ही रोट ए लेटर एंड ही केम, वह आया और उसने लिखा एक पत्र, ठीक है। तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज किसके साथ कनेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, तीसरा सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान रखना यहाँ पर कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल, इसमें वन प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, एक क्या होगा, वन प्रिंसिपल क्लॉज, वन प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दूसरा कम से कम एक, यानी कि एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ओके, या सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको समझिए, वन प्रिंसिपल क्लॉज या कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सी इज़ द गर्ल, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, ओके। अब यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट होगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ कंप्लीट होगा। हु रोट ए लेटर, हु
wrote a letter, who wrote a letter। इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। ये क्या हो गया, who wrote a letter। ठीक है, ये क्या है, सी इज़ द गर्ल, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और हु राइट ए लेटर क्या हो गया, हु राइट ए लेटर एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हु है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, मिक्स्ड। मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, ये क्या हो सकता है मिक्स्ड सेंटेंस को, देखिए कम से कम, एट लीस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं, कम से कम 2 प्रिंसिपल क्लॉज, 2 प्रिंसिपल क्लॉज प्लस, और क्या हो सकता है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं एट लीस्ट 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज, 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तब वो क्या बन जाएगा, मिक्स्ड सेंटेंस बन जाएगा। या इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस प्लस, और क्या हो सकता है, एट लीस्ट 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान रखना, देखिए एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एट लीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। इसी तरीके से एट लीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, एट लीस्ट यहाँ पर जो है मिक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पे ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल हु informed me that my purse had been stolen। मैं एक लड़की से मिला जिसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरा पर्स चोरी हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे इसको। इसमें कौन कौन से क्लॉज हो गए, देखिए यहाँ पर देखिए, आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज लिखा है, एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और एट लीस्ट 1 सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और हु इन्फॉर्म्ड मी, जिसने मुझे इन्फॉर्म्ड किया। मैंने कहा था ना सब ऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट होते हैं, हु, विच, व्हाट, तो ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। दैट, ये क्या हो गया, दैट क्या होता है, दैट होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। माई पर्स हैड बीन स्टोलन, मेरा जो पर्स है वो चुरा लिया गया था। ठीक है, हु इन्फॉर्म्ड मी, आई मेट ए गर्ल, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया। माई पर्स हैड बीन स्टोलन, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया। दैट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और हु इन्फॉर्म्ड मी क्या हो गया, एक तरीके से सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए आपको मिलने हैं, सबसे पहला एक प्रिंसिपल क्लॉज, फिर यहाँ देखिए माई पर्स हैड बीन स्टोलन, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, इसके साथ कनेक्ट है, दैट के साथ कनेक्ट है। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और हुई इन्फॉर्म्ड मी, ये क्या है, एक तरीके से सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्लॉज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगला टर्म। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके,